बुद्ध महोत्सव 2016 दिनांक 22 ते 26 जानेवारी, स्थान दीक्षाभूमी नागपूर। पहली बात तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। पिछले कई सालों से आप इस महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं। भगवान गौतम बुद्ध मेरे ख्याल से पूरी मानवता के लिए, भारत के लिए नहीं, पूरी मानवता के लिए हमारा एक सबसे बड़ा जो योगदान रहा है मानव मूल्यों में, उसमें सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति अगर कोई है तो है भगवान गौतम बुद्ध। उसी के साथ आज़ादी के आंदोलन में ड्यूरिंग फ्रीडम मूवमेंट बहुत सारे लोगों ने अलग अलग प्रकार से योगदान दिया और जिनके योगदान को बहुत कम आंका गया, जिनको केवल दलित लीडर के रूप में, महार लीडर के रूप में प्रस्तुत किया गया, उसके परे जाकर आपने जो आज का विषय रखा है कि राष्ट्र निर्माण में, इन द बिल्डिंग ऑफ मॉडर्न इंडिया, द कंट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर अंबेडकर, बाबा साहब का योगदान, मुझे लगता है कि वो केवल भारत के नहीं, मानवता के लिए एक प्रकार का बहुत महत्वपूर्ण संदेश दिया है। बाबा साहब के विचार क्या थे, आज़ादी के आंदोलन के विचार क्या थे, समता के सिद्धांत क्या हैं, महात्मा गौतम बुद्ध का क्या योगदान था और अंबेडकर जी कैसे उनको एक समाज के पटल पर लाए, ये सब चीज़ें समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो ये देखिए, आज जिस माहौल में खड़े हैं, पहले तो मैं थोड़ा एक दुख बताना चाहूँगा कि हैदराबाद में एक दलित स्टूडेंट, रिसर्च स्कॉलर की आत्महत्या तो नहीं है, वो कहा जाए तो एक छुपे रूप से हत्या जो की गई, उसके लिए हम सब ने शोक प्रकट करना चाहिए, उसको श्रद्धांजलि देना चाहिए। और उससे जिस प्रकार की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ये तो दलित था ही नहीं, ये तो इंटरकास्ट मैरिज था। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ये कुछ एंटी नेशनल था। आपको पता होगा नेशनल एंटी नेशनल, आजकल कुछ लोगों ने ठेका लेके रखा है कि नेशनल कौन है, एंटी नेशनल कौन है, वो ये बात वही बता देंगे। मैं अपनी बात में बताना चाहूँगा, खास तौर से आज जो राष्ट्रवाद के सबसे बड़ा ठेका लेने का दावा करते हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने आज़ादी के आंदोलन में किसी प्रकार के राष्ट्रवाद का समर्थन नहीं किया था। जब पूरा देश आज़ादी के लिए लड़ रहा था, तब ये एक अलग कोने में बैठे अपनी शाखाओं में कवायद कर रहे थे और एक हिंदू राष्ट्र को लाने की कवायद के लिए कोशिश कर रहे थे। आज दुर्भाग्यवश वही लोग एक राष्ट्रवाद के नाम पे रोहित जैसे विद्यार्थियों को, रिसर्च स्कॉलर को एंटी नेशनल का करार दे रहे हैं। ये एक वार्निंग के रूप में आप लीजिए और इसको गहराई से समझने की कोशिश कीजिए कि राष्ट्रवाद क्या होता है, मानवता से उसका जुड़ाव क्या होता है। क्या राष्ट्रवाद किसी एक धर्म से जुड़ा होता है या राष्ट्रवाद पूरी मानवता के लिए, पूरे समाज के लिए होता है? ये कुछ सवाल जो हमारे सामने खड़े हैं, उनको हम समझने की कोशिश करें। तो पहली बात तो ये है कि ये राष्ट्र की कल्पना जो मैं कह रहा था, आज भारत में भी मुख्य रूप से 2 या 3 प्रकार के राष्ट्र की कल्पना चल रही है। इस बात को ख्याल कर लीजिए कि राष्ट्र की एक कल्पना नहीं है। कुछ कल्पना ऐसी है जो मानते हैं कि इस देश में जो लोग रहते हैं, जो यहाँ के नागरिक हैं, वो सभी राष्ट्र का हिस्सा हैं। कुछ लोग ये मानते हैं। पर कुछ लोगों की मान्यता है कि यहाँ जो केवल हिंदू हैं, जो हिंदू धर्म मानते हैं, वही केवल राष्ट्रवादी हैं, बाकी लोग एंटी नेशनल हैं। तो ये 2 प्रकार की कल्पना जो आई, इसका कुछ संबंध हमारे इतिहास से भी है। अब भारत में वैसे राष्ट्रवाद जो शुरू होता है, राष्ट्रवाद का आधुनिक आधार जो शुरू होता है, वो होता है अंग्रेजों के आने के बाद। अंग्रेजों के आने के पहले यहाँ क्या था? अंग्रेजों के आने के पहले यहाँ अलग अलग प्रकार की राजाशाही किंगडम्स थी। ये किंगडम किसी धर्म के आधार पे नहीं थी, ये मैं गलत फहमूं अपने आप में दूर कर दूं। किंगडम धर्म गुरुओं का सहारा लेती है समाज में शोषण को बनाए रखने के लिए, जाति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, ऊंच नीच को बनाए रखने के लिए। इसमें जो हमारे सामने चित्र प्रस्तुत किया गया उसको थोड़ा देख लें। कहा गया कि पहले ही भाई ये मुसलमान राजा हैं, ये विदेशी हैं, हिंदू राजा ये महान हैं। ये एक प्रकार की कल्पना भारत में चली। पर राष्ट्रवाद का आधार धर्म नहीं हो सकता। और ये 2-4 चीज़ों को मैं एक लोकप्रिय तरीके से भी समझता हूँ और आपके साथ समझने की कोशिश करूँगा। जैसे यहाँ
किंगडम्स थी, बहुत प्रकार की किंगडम्स थी, राजाशाही थी, जमींदारी व्यवस्था थी। उस जमींदारी व्यवस्था में एक प्रकार की ऊंच नीच, और जब मैं ऊंच नीच की बात करता हूं तो दो प्रकार की ऊंच नीच मैं कहूंगा। एक ऊंच नीच होती है जाति की, ऊंची जाति, नीची जाति जो कहा जाता है, और दूसरी ऊंच नीच पुरुष और स्त्री के बीच की। दिस इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट हायरार्की विच वी शुड नॉट इग्नोर। जो स्त्रियों की समानता का सवाल है, जो दलितों की समानता का सवाल है, ये आपस में गहरे रूप से मिला हुआ है। तो हमारे यहाँ जो किंगडम्स थे, जो राजा थे, अलग अलग धर्मों के थे। याद कीजिए, पूरे देश में कभी एक राजा का राज्य नहीं था। उस समय ऐसा कोई यूनाइटेड नेशन नहीं था, ऐसा कोई संविधान नहीं था जो हमको बताए कि भारत की बाउंड्री यहां से वहां तक जाती है। राजा लोग उसमें भारत का उल्लेख भी नहीं करते थे, वो अपने किंगडम को बताने के लिए ये करते थे। अंग्रेज लोग भारत में क्यों आए, तो यहां एक रेफरेंस मैं दूंगा, और वो रेफरेंस है एक यूट्यूब के वीडियो का। अभी मजाक में कह दूं, हमारे समय में तो इतनी उपलब्धि नहीं थी। आज तो एक वो प्रोफेसर गूगल है ना, प्रोफेसर गूगल, कोई भी प्रॉब्लम हुआ सर्च कर लिया, यहाँ बैठा हूँ, आप मोबाइल पे सर्च करके देख लेंगे मैं सच बोल रहा हूँ कि नहीं, तो मैं ज़्यादा झूठ भी नहीं बोल सकता, वो लग्जरी भी चली गई। तो एक है प्रोफेसर गूगल, और दूसरे एक महाशय हैं, उनका नाम है यूट्यूब। तो दोनों रेफरेंसेस मैं आपको दूंगा। यूट्यूब पे एक सर्च कीजिएगा, शशि थरूर ऑक्सफोर्ड डिबेट, शशि थरूर ऑक्सफोर्ड डिबेट। उसमें शशि थरूर का 15 मिनट का वीडियो है, और शशि थरूर बताएंगे अंग्रेज जब यहाँ आए, अंग्रेज तो ये कहते हैं कि हम भारत में आए क्योंकि यहाँ के लोगों का हमको उद्धार करना था। वी वॉन्टेड टू सिविलाइज द ईस्ट, यानी उनकी मान्यता, यानी व्यक्ति जो कहता है और जो करता है उसमें समानता होने की जरूरत नहीं है। अंग्रेजों ने कहा हम इधर जा रहे हैं क्योंकि यहाँ के लोग जंगली हैं, उनमें सभ्यता नहीं है, हम इनको सभ्य बनाने जा रहे हैं। पर असली हकीकत यह है, अंग्रेजों ने जब यहाँ शासन किया तो वो यहाँ से हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति लूट कर ले गए। अब मैं ये आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, जैसे शशि थरूर अपने ऑक्सफोर्ड डिबेट में बताते हैं, यहाँ से हजारों करोड़ की संपत्ति वो लूट के ले गए। अब मेरा यहाँ सवाल उठता है, जो मैं खुद को सवाल करता हूँ, आप ये सवाल अपने आप को भी डायरेक्ट कर सकते हैं। बताइए, अंग्रेज लोग यहाँ की संपत्ति लूटकर कहाँ ले गए? ये भारत के राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ सवाल है, इसलिए मैं इसको विस्तार में समझना चाहता हूं। तो निश्चित रूप से आपका जवाब होगा, अंग्रेज लोग यहाँ की संपत्ति लूटकर इंग्लैंड ले गए। ओके, रोक लीजिए। अब मेरा सवाल उठता है, अंग्रेजों के पहले पूरे भारत पे किसी एक राजा का राज्य नहीं था। भारत के कुछ क्षेत्रों पे कुछ मुसलमान राजाओं का राज्य कुछ सैकड़ों साल तक था। अब इसी साथ मैं सवाल पूछूंगा, ये मुसलमान राजा जिनको आज बहुत हम खराब माना जाता है, बहुत खराब मानते हैं, अब ये मुसलमान राजा बाबर हो, अकबर हो, शाहजहां हो, औरंगजेब हो, वगैरह वगैरह, ये मुसलमान राजा यहाँ की संपत्ति लूट कर कहाँ ले गए? तो कई बार मैं ऑप्शन देता हूँ, बताइए ये संपत्ति लूट के कहाँ ले गए? काबुल, कंधार, मक्का, मदीना, या कहीं नहीं? तो जवाब आएगा, ये मुसलमान राजा यहाँ की संपत्ति लूटकर कहीं नहीं ले गए, यहीं रहे, यहीं मरे, इसी मिट्टी में खाक हो गए। अंग्रेजों ने क्या किया? राज्य किया इंग्लैंड से, लंदन से, यहाँ की संपत्ति लूट कर ले गए। अब ये पहला फर्क है जो हम लोग कई बार आसानी से बोल देते हैं, भारत 1200 साल से गुलाम देश था। गलत, भारत पहले देश नहीं था, यहाँ राजाशाही थी, अलग अलग प्रकार की राजाशाही थी। एंड दिस मोड ऑफ प्रोडक्शन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, ये हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है, इसमें कंफ्यूजन मत कीजिएगा। क्योंकि आज जो राजनीति समता के सिद्धांतों को दबाना चाहती है, वो पुराने इतिहास को ऐसा प्रस्तुत करती है कि जैसे आज जैसे मामला है पहले भी वैसे मामला था। समाज हमेशा बदलता रहता है, समाज हमेशा परिवर्तनशील है। आज मैं यहाँ बैठे बैठे, आप में से बहुत सारे लोग मोबाइल के बगैर सांस नहीं ले सकते। ऑक्सीजन नहीं रहे तो चलेगा, पर मोबाइल पहले चाहिए। 15 साल पहले देखिए, 15 साल पहले ये माहौल नहीं था। आज फैक्ट्री गुड्स हैं, फैक्ट्री प्रोडक्शन है। मैं जब आईआईटी में था तो मैंने लगा, अरे देखो भाई, आजकल तो कंप्यूटर का जमाना आ गया। जब तक मैं कंप्यूटर के जमाने को सोचता रहा, तब तक कंप्यूटर का जमाना पुराना हो गया। अब बोले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना आया है।
ये समाज परिवर्तनशील है और इसमें दो प्रकार की प्रवृत्तियां रहती हैं। एक प्रवृत्ति जो आगे देखना चाहती है और दूसरी प्रवृत्ति जो पीछे के मूल्यों को आगे के नाम पर डालना चाहती है। अब जो राजाशाही की बात कर रहा हूं, विश्वास कीजिए राजाशाही एक खतरनाक सिस्टम था। इसको लोकशाही से कभी कंपेयर मत कीजिए। राजाशाही में उत्पादन कैसे होता था, क्या नहीं होता था। मेरे पास कई सवाल हैं जो मैं छोटी छोटी मीटिंग्स में विद्यार्थियों से पूछता हूं, और एक सवाल मैं कई बार पूछता हूं, राजाशाही की बात हम कर रहे हैं। राजाशाही में एक कल्पना कीजिए, आप ड्राइंग क्लास में बैठे हैं और मैं आपका ड्राइंग टीचर हूं। मैं आपको कहता हूं भाई देखिए, राजाशाही में आप राजा के पेट का लाइन ड्राइंग बनाइए, किसान के पेट का लाइन ड्राइंग बनाइए। तो आप राजा का पेट बाहर बनाएंगे कि अंदर बनाएंगे? बाहर बनाएंगे। किसान का पेट अंदर बनाएंगे। अन्न का उत्पादन कौन करता है? किसान। किसका पेट खाली है? किसान का। अन्न का उत्पादन कौन नहीं करता? राजा। उसका पेट भरा है। ये शोषण की व्यवस्था का मोटा मंत्र जान लीजिए। और उसी राजाशाही में कोई प्रकार का नेशन अस्तित्व में नहीं आ सकता था। नेशन का आना, राष्ट्र का आना, ये नागरिकता के साथ इट इज रिलेटेड टू अवर डेमोक्रेटिक सिविलाइजेशन, डेमोक्रेटिक सिविक राइट्स। जब डेमोक्रेसी की बात शुरू होती है तो नेशन बनने की प्रक्रिया को शुरुआत होती है। तो यहां दो प्रकार के नेशन की कल्पना है। एक कल्पना जो कहती है हम अनादिकाल से एक हिंदू राष्ट्र हैं, नंबर एक। और दूसरी कल्पना जिसमें बाबा साहब आम्बेडकर और खास तौर से भगत सिंह का मैं नाम लूंगा, जो कहते हैं भारत एक बनता हुआ राष्ट्र है, इंडिया इज ए नेशन इन द मेकिंग। ये आपने इतिहास की किताबों में पढ़ा होगा, हमको उसको गहराई से समझना पड़ेगा। तो खैर, दो प्रकार के राष्ट्रवाद की कल्पना। एक, राजाशाही के गोद से लोकशाही का जन्म होता है। अब भारत में क्या हुआ? भारत में राजाशाही उस दौरान अंग्रेज आए और अंग्रेजों ने आके यहां कुछ प्रकार के परिवर्तन लाए। अब परिवर्तन होते हैं, उसमें दोनों बात होती है। अंग्रेजों ने यहाँ की संपत्ति उनको लूट के ले जाना था, तो तीन परिवर्तन वो लाए। पहला परिवर्तन लाए, जैसे नागपुर से उनको कुछ सामान ले जाना है। संतरे यहाँ बहुत अच्छे होते हैं जिसका हम आनंद लेते हैं। उनको संतरे इंग्लैंड ले जाना है, तो कैसे ले जाएंगे भाई? तो नागपुर से पहले ले जाना पड़ेगा बॉम्बे, और बॉम्बे से ले जाएंगे एक जहाज पर इंग्लैंड। तो नागपुर से बॉम्बे सामान, मुंबई सामान पहले कैसे जाता था? पहले जाता था बैलगाड़ी पे। अंग्रेजों ने कहा बैलगाड़ी तो बड़ी स्लो है, तो बैलगाड़ी के बदले बुलाए रेलगाड़ी। याद रखिए, पहला परिवर्तन रेल। दूसरा परिवर्तन, ब्रिटिश वाइसरॉय कोलकाता में रहता है। ब्रिटिश वाइसरॉय को अपने अधिकारियों को जो पूरे देश भर में फैले हैं पत्र भेजने पड़ते हैं। और पहले पत्र, आपको पता होगा, पहले पत्र दो प्रकार के होते थे। एक प्रकार के पत्र तो वो अपना घुड़सवार ले जाता था, ऑफिशियल लेटर्स, और दूसरे जो प्रेम पत्र होते थे वो कबूतर ले जाते थे। ये दो प्रकार के पत्र पहले थे, ठीक है। एनीवे, अब ये दो पत्रों में ब्रिटिश वाइसरॉय ने कहा ये भाई जो घुड़सवार है ये तो बड़ा स्लो है, और कबूतर हमारा पत्र कैसे ले जाएगा। तो उन्होंने नया सिस्टम लाया जिसको मैं कहता हूँ मेल यानी टेलीफोन, टेलीग्राफ, पोस्टल सिस्टम। तो पहला परिवर्तन था रेल, दूसरा परिवर्तन हो गया मेल। अब तीसरा परिवर्तन, उन्होंने नया प्रशासन लाया, मॉडर्न एजुकेशन, न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। और उसी सिस्टम के साथ जब लोगों ने विद्रोह किया तो उन्होंने एक तीसरी चीज को खड़ा किया, और वो यहाँ एक व्यवस्था को मजबूत किया जिसका नाम है जेल। तो अब शायद आपको याद रहेगा, तीन परिवर्तन हो गए, रेल, मेल, जेल। वेरी गुड। अब इसी के साथ दोस्तों तीन नए वर्ग अस्तित्व में आए। ख्याल कीजिए, हमारा राष्ट्र बन रहा है और ये राष्ट्र में अंबेडकर कहाँ खड़े हैं हम देखेंगे। तीन नए वर्ग आए। तीन नए वर्ग में जो आए, पहले थे व्यापारी उद्योगपति। याद कीजिए, इसी नागपुर में 1883 में एम्प्रेस मिल बनी थी, आई एम राइट? एम्प्रेस मिल, और उसके में मालिक कौन थे? टाटा, राइट? अब वो तो इस प्रकार के इंडस्ट्रियलिस्ट आए। नंबर एक टाटा, बिरला, बजाज, सिंघानिया, डालमिया, ग्रुप नंबर वन। इन्होंने फैक्ट्रियां डाली, तो फैक्ट्रियों में मजदूर काम करने लग गए। यहाँ ज्योतिराव फुले जी को याद रखिए। ज्योतिराव फुले जो दलितों को कहते हैं, क्यों गांव में पड़े हो, क्यों गुलामी में जकड़े हो, शहरों में जाओ, नौकरियां प्राप्त करो, वो तुम्हारी आजादी का रास्ता होगा। तो दूसरा वर्ग बना, वो था मजदूर वर्ग। और इसी के साथ साथ आधुनिक शिक्षा से जो तीसरा वर्ग बना, वो आधुनिक शिक्षित वर्ग। तो ये तीन वर्ग ऊपर आ रहे हैं।
और तीन पुराने वर्ग जो हुए, भारत का दुर्भाग्य ये था कि भारत में जो नए परिवर्तन आए, नए परिवर्तन, नए वर्ग, नई व्यवस्था आई, पर पुरानी व्यवस्था को पूरी तरफ से खत्म नहीं किया गया। द ओल्ड सिस्टम वॉज नॉट डिस्ट्रॉयड। और ओल्ड सिस्टम क्या था, जिसको हम छोटे में कहते हैं शेठ जी भट्ट जी, दैट डिस्क्राइब्स आवर सिस्टम। कि एक तरफ राजा था, हिंदू राजा, मुसलमान नवाब, हिंदू जमींदार, मुसलमान जागीरदार और उनसे जुड़े धर्मगुरु और उस व्यवस्था को टिकाने वाले। तो एक तरफ हो गए उभरते वर्ग, द राइजिंग क्लासेस, दूसरी तरफ हो गए डूबते वर्ग, द डिक्लाइनिंग क्लासेस। अब राइजिंग क्लासेस में से इनके मूल्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए तीन प्रकार के लोग आए। तीन प्रकार के लोग आए। एक लोग वो थे जो, जैसे जिनको मैं भगत सिंह को भी मैं काफ़ी आदर करता हूँ, जिन्होंने नौजवान भारत सभा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन वगैरह बनाया। दूसरी तरफ एक लंबी परंपरा, जिसको मैं थोड़ी देर में आऊँगा, ज्योतिराव फुले से चालू होकर उसी के साथ सावित्रीबाई फुले, भीमराव बाबा साहब आम्बेडकर और बहुत सारे लोग जिनकी आगे भी परिणति पेरियार रामास्वामी नायकर के रूप में भी हुई। तो दूसरी तरफ से ये लोग आए, तो भगत सिंह, अंबेडकर। और तीसरा इसमें जो प्रवाह आया, उसमें कई धर्मों के लोग, सभी धर्मों के लोग जुड़े, जिसको मैं मोटे रूप से बताऊंगा चार व्यक्तियों के रूप में। और ये चार व्यक्ति पूरे राष्ट्रीय आंदोलन का एक प्रकार से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ये चार व्यक्ति कौन है? मौलाना अबुल कलाम आजाद, एनी बेसेंट, सरदार बलदेव सिंह और मोहनदास करमचंद गांधी। मैं जानता हूं आप में से कई लोगों का गुस्सा बहुत उबल रहा होगा कि मैंने गांधी का नाम ले लिया, क्योंकि आजकल हमको और कुछ दिखता नहीं है। हमको लगता है गांधी नहीं होते तो हम तो बड़े कहीं के कहीं निकल जाते। पर हमारा असली दुश्मन कौन है, आज वो हम क्यों नहीं देख रहे, और क्यों हम गांधी की तरफ ज़्यादा हमारा इशारा रहता है, उस बात पर मैं थोड़ी देर में आऊँगा। तो खैर, ख्याल कीजिए, इधर जो उभरते वर्गों में से जो संगठन बने, उनमें कुछ चीज़ें खास थी। ये खास चीज़ें को जरा ख्याल कीजिए, क्या थी? भगत सिंह के संगठन का नाम मैंने क्या बताया? नौजवान भारत सभा। भीमराव बाबा साहब आम्बेडकर ने बहुत सारे संगठन बनाए, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी से लेकर आखिर में उन्होंने एक वो पार्टी बनाई जिसके बहुत सारे टुकड़े, वो एक पार्टी एक टुकड़े में नहीं है, बहुत टुकड़ा है, कोई इधर देख रहा है, कोई इधर दिख रहा है। आपने नाम पहचान लिया होगा, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। अब राष्ट्रीय आंदोलन का जो नेतृत्व कर रही थी मौलाना अबुल कलाम आजाद, एनी बेसेंट, सरदार बलदेव सिंह और गांधी, इनकी पार्टी का नाम, या डोंट वरी, मैं कांग्रेस, आज की कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, मैं उस कांग्रेस की बात कर रहा हूं जिसने राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया। तो इस तरफ जो पार्टी आई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये तीनों नाम को जरा ख्याल कीजिए। तीन नाम क्या है? नौजवान भारत सभा, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ये किधर से हैं? ये उभरते वर्गों से हैं, द राइजिंग क्लासेस में हैं। और डूबते वर्ग, राजा, नवाब, जमींदार, जागीरदार, इनमें से जो लोग आए, उसमें भी मैं तीन नाम बता देता हूं। एक नाम था मोहम्मद अली जिन्ना, आपको याद होगा उनकी पार्टी का नाम, मुस्लिम लीग। और दूसरा, अपने महाराष्ट्र में तो खासकर बहुत उनको वीर माना जाता है, आप तो पहचानते होंगे, वो आज़ादी के लिए पहले अंग्रेज़ों के खिलाफ क्रांतिकारी थे, अंडमान जेल में गए, फिर कैसे छूट कर आए वो बात बड़ी गोपनीय है, गोपनीय तो नहीं है। उन्होंने कितनी बार माफ़ी मांगी, माफ़ कर दो, अब इसके बाद मैं आपके खिलाफ कुछ नहीं करूँगा, आपकी मदद करूँगा, सिर्फ मुझे छोड़ दो, मुझे जेल में नहीं रहना। नाम पहचान लिया आपने? विनायक दामोदर सावरकर। और वो छूट कर आए तो कौन सी पार्टी उन्होंने बनाई? हिंदू महासभा। हिंदू महासभा ने ब्राह्मणवादी मूल्यों के आधार पे हिंदुत्व की राजनीति की कल्पना की। आजकल बड़ा कंफ्यूजन होता है, हिंदुत्व धर्म है कि राजनीति है? तो मैं क्लियर कर दूंगा, हिंदुत्व कोई धर्म नहीं है, हिंदुत्व एक प्रकार की राजनीति है जो ब्राह्मणवादी मूल्यों की अभिव्यक्ति करती है। और इसी मूल्य को लेकर एक और संगठन बना, जिसका हेड ऑफिस मेरे ख्याल से यहाँ से 10 या 12 किलोमीटर दूर है। पहचान लिया आपने, ठीक है, चलिए, वो हिंदू राष्ट्र वाला। तो ये तीन संगठन इधर बने, इनका जरा नाम ख्याल कीजिएगा, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा और हिंदू राष्ट्र के लिए आरएसएस। इधर के नाम देखिए, नौजवान भारत सभा, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और इधर के नाम देखिए, इधर के नाम में मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, हिंदू राष्ट्र के लिए आरएसएस। तो बहुत क्लियर बात है, इस तरफ जो राष्ट्र के निर्माण की प्रक्रिया चल रही है वो आधुनिक आधार पे है।
और आगे चलने के पहले मैं क्लियर कर दूं, मैं जानता हूं भगत सिंह गांधी में मतभेद थे, यस। अंबेडकर गांधी में मतभेद थे, यस। मतभेद तो सब बताते हैं, पर मैं उनमें कुछ कॉमन बातें बताना चाहूँगा, क्योंकि वो बचपन में स्कूल में मैं अच्छा स्टूडेंट नहीं था, इसलिए स्कूल की बहुत बातें सपने में आती रहती है। तो एक गणित में आपने याद किया, आपको पता होगा ना, लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर रहता है। तो ऐसा लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर मैं समाजशास्त्र में ढूंढता हूँ, भगत सिंह के बीच में, अंबेडकर के बीच में और गांधी के बीच में। तो इनके लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर के बीच में मुझे 3 वैल्यूज दिखते हैं। जरा ख्याल कीजिएगा, अगर आपको सही लगे तो हाँ बोलिए, ना लगे तो गलत बोलिएगा। तीनों में कॉमन क्या है? तीनों में कॉमन पहली बात है इंडियन नेशनलिज्म, यस नो। तीनों में कॉमन है सेक्युलरिज्म, यस नो। तीनों में कॉमन है द वैल्यूज ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। आई नो, आई विल कम टू द डिफरेंसेस इन द शॉर्ट वाइल। और इधर के लोग जो धर्म का नाम लेकर राजनीति कर रहे हैं, वो चाहते क्या हैं? इधर एक राष्ट्र के निर्माण की प्रक्रिया है, एंड दैट इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम ए फ्यूडल सोसाइटी टू डेमोक्रेटिक मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी। और इधर के लोग जो बोल रहे हैं वो आए कहां से? शुरू में राजा, नवाब, जमींदार, जागीरदार, बाद में कुछ शिक्षित लोग, एजुकेटेड लोग, अपर कास्ट, अपर क्लास के लोग इनके साथ जुड़ गए। मैं जानता हूं सावरकर कोई राजा नहीं थे, पर अपर कास्ट की आइडियोलॉजी अलग अलग तरीके से निकलती है, तो ये इसकी एक बात रही। अब जब हम कहते हैं राष्ट्र का निर्माण, मतलब क्या? राष्ट्र का निर्माण यानी 3-4 चीजें खास तौर से। पहला राष्ट्र का निर्माण है अंग्रेजों को यहां से भगाना, टू फाइट अगेंस्ट कॉलोनियल पावर्स। और यहां मुझे किताब याद आती है जो 10-15 साल पहले शायद आई थी, और हम में से बहुतों को वो किताब का टाइटल सुन के ही बहुत गुस्सा आया था। आशा आपको याद होगा, वो अरुण शौरी जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे ना, जो कविताएं लिखते थे, उन्होंने किताब लिखी थी वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स। और उस किताब में उन्होंने अंबेडकर जी की पेट भर के आलोचना की, जो इनका एक नंगे स्वरूप में उन्होंने बता दिया कि वो सामाजिक परिवर्तन की दिशा से उनको कितनी परेशानी है। तो खैर, राष्ट्र का निर्माण क्या होता है, इस बात को हम समझ लें। राष्ट्र का निर्माण होता है सामंतवादी जमींदारी मूल्यों को हटा के स्वतंत्रता, समानता, बंधुता के मूल्यों को लाना। अब शिवाजी महाराज का राज्य हो या अकबर का राज्य हो, उनमें कोई दुनिया में सभी राजा अच्छे नहीं रहे, सभी राजा खराब नहीं हुए। शोषण व्यवस्था कॉमन रही है, उसमें कुछ कुछ राजा अच्छे भी रहे हैं। जैसे हम अपने महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज को याद करते हैं। शिवाजी महाराज एक लोक कल्याणकारी राजा के रूप में हैं, पर आज उनको एक अलग रूप दिया जा रहा है, वो उस पर हम देखेंगे, कोशिश करेंगे। पर मुख्यतः राजाशाही का सिद्धांत क्या होता है? राजाशाही का मूल सिद्धांत होता है लगान, टैक्सेशन। यहाँ आप वो आमिर खान की फिल्म को जरा याद कीजिए, लगान। लगान कैसे चलता है समाज में? लगान चलता है समाज में, गरीब किसान जमींदार को टैक्स देता है, जमींदार राजा को देता है, राजा महाराजा को देता है। ये टैक्सेशन सिस्टम जमींदारी का आधार है। और इसी के साथ एक ऊंच नीच चलती है, जाति की ऊंच नीच और लिंग की ऊंच नीच, स्त्री और पुरुष के बीच की ऊंच नीच। अब यहां जब हम राष्ट्र के निर्माण की बात करते हैं, इंडिया एज ए डेमोक्रेटिक सेक्युलर नेशन की बात करते हैं, तो हमारे सामने आता है इसमें अंबेडकर जी का क्या योगदान था। और अंबेडकर जी का योगदान बताने के लिए मैं अंबेडकर जी के 3 गुरुओं से उनकी बात शुरुआत करता हूं। आशा है आपको याद होगा, अंबेडकर जी ने सबसे ज्यादा आदर जो दिया, उन्होंने 3 व्यक्तियों को अपना गुरु माना। पहले गौतम बुद्ध, भगवान गौतम बुद्ध, संत कबीर और ज्योतिराव फुले। उन्होंने इनको अपना गुरु क्यों माना, उसको जरा समझने की जरूरत है। और यहां 2 चीजें और भी हम देखेंगे। बुद्ध धर्म के आने को डॉक्टर अंबेडकर एक क्रांति कहते हैं। क्रांति क्यों कहते हैं? क्योंकि भारतीय समाज उस समय वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था से जकड़ा हुआ था। अब इस पर मैं आता हूं, पर उसके पहले ये बता दूं, आजकल एक नया प्रोपेगेंडा चल रहा है। प्रोपेगेंडा क्या है? हिंदू समाज एक्सीलेंट, नो प्रॉब्लम। अरे ब्राह्मणवाद तो कुछ होता नहीं है, हिंदू समाज वेरी गुड, सब ज्ञान इसके पास पूरा था, दुनिया के सब लोग आते थे, हमारे ब्राह्मणों के चरणों पे बैठ के ज्ञान ले जाते थे। वेरी गुड, एक्सीलेंट। अब खुद को महात्मा बनाने में क्या जाता है? प्रॉब्लम क्या हुआ? प्रॉब्लम हुआ मुसलमान राजा आए। मुसलमान राजाओं के आने के कारण सब कुछ बर्बाद हो गया। हमारे इसमें वर्ण व्यवस्था आ गई, स्त्री पुरुष की सब
स्त्री पुरुष की असमानता आ गई। इससे बड़ा झूठ और कोई नहीं हो सकता। थोड़ा सा अगर आप देख लें, अंबेडकर जी ने एक किताब को जलाया था, याद कीजिए, मनुस्मृति। मनुस्मृति को क्यों जलाया था? मनुस्मृति जो दूसरी शताब्दी के आसपास पूरी की गई, मनुस्मृति को जलाते समय डॉक्टर अंबेडकर जी ने सोचा होगा, मनुस्मृति में शूद्र और स्त्रियों की गुलामी के कानून दिए हैं। गुलामी, ये कानून, गुलामी मुझे मंजूर नहीं है, इसलिए मैं इस किताब को जला रहा हूं। और इस जाति व्यवस्था का, वर्ण व्यवस्था का, पुरुष की ऊंच नीच के बीज कहां छुपे हैं, वो दो चीजों को हम पहले समझ लें। गौतम बुद्ध पे आने के पहले समझिए ये वर्ण व्यवस्था कहां से आई। वर्ण व्यवस्था का अगर आपको डिस्क्रिप्शन देखना है तो आप वेदों में चलिए। वेद में एक पुरुष सूक्त है। पुरुष सूक्त क्या बताता है? बताइए वर्णों की उत्पत्ति कैसे हुई, ये सवाल पूछते हैं उसमें, और जवाब में कहते हैं भगवान ब्रह्मा ने स्वयं अपने हाथों से विराट पुरुष के शरीर के 4 टुकड़े किए। मुंह से निकला ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र। और स्त्री कहां से आई? स्त्री तो शूद्र अति शूद्र है, तो पैर के किसी भाग से आई होगी। ये हमारी वर्ण व्यवस्था और ऊंच नीच के सवाल का उगम यहां है। आज बड़ी चालाकी से कह रहे हैं कि सब कुछ अच्छा अच्छा है, और अभी अभी पिछले साल 3 किताबें निकाली गई। आप इशारा समझ लीजिए मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, और वो है हिंदू जाति व्यवस्था। तो बड़े अच्छे कहते हैं यहाँ जो जाति व्यवस्था थी बड़ा अच्छा था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। और इसी के चलते अभी जो नई सरकार आई है पिछले 18-20 महीने से, कौन सी सरकार है ये? अच्छे दिन वाली ना। अच्छे दिन तो आ गए ना? अरे आ गए, किसके? सवाल ये है, अच्छे दिन आए हैं, किसके आए हैं वो बात अलग है। अंबानी के आए हैं, अडानी के आए हैं, उद्योगपतियों के आए हैं, किसी वर्ग के हैं। तो ऐसा गलत मत बोलिए कि अच्छे दिन नहीं आए। मैं मानता हूं कि अच्छे दिन आए, पर किसके आए वो बात अलग है। ये सरकार आई, इसने जगह जगह अपनी विचारधारा बताने के लिए नए नए अपॉइंटमेंट चालू किए। और एक अपॉइंटमेंट इन्होंने किया इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च में इन्होंने वाई सुदर्शन राव नाम के एक प्रोफेसर को अपॉइंट किया। वाई प्रोफेसर राव इज नॉट ए एकेडमिक हिस्टोरियन। उनका हिस्ट्री के डिसिप्लिन में कोई योगदान नहीं है। थोड़ा बहुत मैं समझता हूं, मैं भी एकेडमिक इंस्टीट्यूट में रहा था। उनका कोई योगदान नहीं है। उन्होंने ब्लॉग लिखे, ब्लॉग्स में केवल 2 बातें लिखी। नंबर 1, हमारे जो रामायण महाभारत के ग्रंथ हैं वो मिथ्या नहीं, सच्चाई है, दैट इज द रियल हिस्ट्री। आप क्या कहेंगे हिस्ट्री ये होता है वो होता है, उनके लिए इतिहास वो है कि भगवान राम ने तीर चलाया, तीर वहां लगा वगैरह वगैरह, उससे रावण मर गया और भगवान राम पुष्पक विमान में बैठकर आ गए। मुझे बड़ी दया आती है हमारे संयोजकों पे, हमारे जैसे ऑर्डिनरी वक्ताओं को बुलाने के लिए उनको जेट एयरवेज की टिकट खरीदना पड़ता है। अरे पुष्पक विमान होता तो आराम से फोकट में बैठ के आ जाते। तो खैर वाई सुदर्शन राव जी हमको ये बताते हैं कि भाई ये माइथोलॉजी तो पूरी हिस्ट्री है, और उससे खतरनाक बात जो बताते हैं कि जाति व्यवस्था से कोई प्रॉब्लम नहीं था, सब लोग खुश थे, इसके विरोध में कोई अभिव्यक्ति इतिहास में नहीं दिखती, ऐसा सुदर्शन राव जी कहते हैं। तो अभी सुदर्शन राव जी तक तो मेरी एक्सेस नहीं है, तो मैं आपसे ही पूछ लेता हूं, विरोध की अभिव्यक्ति कैसे आती? जिन लोगों को आपने दबाया हुआ है उनके शिक्षा के अधिकार ही आपने छीन लिए, तो विरोध की अभिव्यक्ति आपको कहां दिखेगी? जो विरोध करने वाला होता उसका आप अंगूठा कटवा के उसको एकलव्य बना देते हैं, और एक आधुनिक एकलव्य हमको हैदराबाद में रोहित के रूप में आज भी दिखाई दे रहा है। तो ये एक व्यवस्था, उनका पूरा टारगेट है हिंदू समाज के अंदर के ब्राह्मणवाद के ऊंच नीच के मूल्यों को छुपाकर पूरा दोष बाहर डाल देना, एक्सटर्नलाइजिंग द इंटरनल प्रॉब्लम्स। यानी मैं बिल्कुल साफ साफ हो जाऊंगा, मेरी व्यवस्था साफ साफ है, कारण केवल दूसरी बात पे है। यहीं अंबेडकर जी का बहुत धन्यवाद कि उन्होंने गौतम बुद्ध के सिद्धांतों को प्रतिस्थापित करने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कोशिश की। बुद्ध धर्म भारत से नष्ट कर दिया गया, देयर वाज ए काउंटर। जैसे अंबेडकर कहते हैं बुद्ध धर्म का आना एक क्रांति था, और बुद्ध धर्म को खत्म करने के लिए जो योजना चलाई गई शंकराचार्य के नेतृत्व में, वो एक प्रतिक्रांति थी। बुद्ध धर्म का आना क्रांति क्यों था? एक ऐसे समाज में जहां वर्ण व्यवस्था है, ऊंच नीच है, जिसको सामाजिक मान्यता है, जिसको धार्मिक मान्यता है, उसके खिलाफ
गौतम बुद्ध खड़े होते हैं और वो समता का संदेश देते हैं। और ये समता का संदेश सामाजिक आधार पे है, ये समता का संदेश आर्थिक आधार पे भी है। याद रखिए, समता समाज में अलग अलग नहीं बांटी जा सकती, उसका सामाजिक आधार और आर्थिक आधार, दोनों आधार समाज में साथ साथ चलते हैं। इसलिए वो समता के संदेश के लिए गौतम बुद्ध को अपना पहला गुरु मानते हैं। और इसी संदर्भ में अंबेडकर जी हमको बताते हैं कि क्योंकि गौतम बुद्ध के शिक्षाओं में समता थी, देश का पूरा देश बुद्धमय हो गया। और क्योंकि पूरा देश बुद्धमय हो गया, ब्राह्मणवाद को उससे तकलीफ। बुद्ध महोत्सव 2016 दिनांक 22 ते 26 जानेवारी, स्थान दीक्षाभूमी नागपूर। कि क्योंकि गौतम बुद्ध के शिक्षाओं में समता थी, देश का पूरा देश बुद्धमय हो गया। और क्योंकि पूरा देश बुद्धमय हो गया, ब्राह्मणवाद को उससे तकलीफ हो गई। शोषण की व्यवस्था कमजोर होने लग गई। शोषण की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए शंकराचार्य के नेतृत्व में एक प्रतिक्रांति हुई। क्रांति क्या है? अंबेडकर जी क्या कहते हैं? क्रांति यानी बुद्ध धर्म का आना। और प्रतिक्रांति क्या है? प्रतिक्रांति है यहां से बुद्ध धर्म का सफाया कर देना ब्राह्मणवादी नेतृत्व के द्वारा। और ये नेतृत्व भी बड़ा अजीब था। इन्होंने, क्योंकि बुद्ध धर्म ने इस दुनिया की बात की, मेरी भूख की, पीड़ा की, दर्द की बात की। और जब मैं अपनी भूख की बात करता हूं, अपने डिप्राइवेशन की बात करता हूं, मेरे में जो कमी है उसकी बात करता हूं, तो जो शासक वर्ग है वो उससे डर जाता है। इसलिए उसने कहा, अरे आप, जो प्रतिक्रांति हुई, शंकराचार्य जी का जो स्लोगन था, जगत मिथ्या ब्रह्म सत्यम। अरे ये आप क्या बात कर रहे हो? मैं, आपका कपड़े नहीं है, भूखे हैं, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, ये तो सब मिथ्या है। अब खैर, अब ये मिथ्या वाला मामला में सफल हो गया, क्योंकि उसको राजाओं का आश्रय मिला, तो एक प्रतिक्रांति। अब इसके बाद समाज जब आगे बढ़ता है तो वर्ण व्यवस्था समाज में बहुत गहरी रूप से आती है। और ये जो मूल्य हैं, ऊंच नीच के मूल्य, ये बहुत गहराई से आ जाते हैं। यहाँ फिर वो संत कबीर को अपना दूसरा गुरु मानते हैं, जो मध्ययुगीन काल में आते हैं। संत कबीर को भी दोस्तों देखिए, संत कबीर ने भी जो मूल्य दिए वो मानवता के थे। कई बार उनके जो गुरु थे हिंदू धर्म परंपराओं से जुड़े हुए थे, पर संत कबीर को मानने वाले हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। क्योंकि संत कबीर ने धर्म के नैतिक पक्ष को लेकर, संत कबीर ने धर्म गुरुओं के खिलाफ एक कड़ी आलोचना की। कबीरदास जी क्या कहते हैं? जो पाथर पूजन हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। अगर पत्थर के पूजने से भगवान मिलता है तो मैं पहाड़ को क्यों ना पूजूं? होलसेल का काम हो जाएगा, क्या चिल्लर काम करते बैठना छोटा छोटा। उससे तो चक्की भली, ताते तो चक्की भली, पीस खाए संसार। ये संत कबीरदास जी कहते हैं। और उसी के साथ वो मौलानाओं को भी नहीं छोड़ते। मौलानाओं के लिए कहते हैं, काकर पाथर जोड़ी के, काकर पाथर जोड़ी के मस्जिद लई बनाए। मस्जिद बना ली, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, उस पे खड़ा होकर मुल्ला बांग दे। क्या खुदा बहरा हो गया? ये दोनों बातें उन्होंने, यानी कबीरदास की मुख्य आलोचना धर्म गुरुओं के खिलाफ थी। क्यों खिलाफ थी धर्म गुरुओं के? क्योंकि सामाजिक ऊंच नीच, आर्थिक ऊंच नीच की व्यवस्था को जिंदा रखने में राजा के साथ, जमींदार के साथ जो व्यक्ति खड़ा होता है वो है धर्म गुरु। धर्म गुरु ही इस ऊंच नीच की व्यवस्था को लेजिटिमाइज करता है, धार्मिक और कानूनी आधार देता है। इसलिए संत कबीरदास जो अंबेडकर जी के दूसरे गुरु के रूप में सामने आते हैं। और तीसरे गुरु जो आते हैं, वह हमारा आज़ादी का आंदोलन का दौर शुरू होता रहता है। अंग्रेज लोग आधुनिक शिक्षा लाते हैं, पर दलित डरे होते हैं। इतने सालों से उनके मन में डाला जाता है कि ये धर्म ग्रंथ आपके लिए वर्जित है। अगर आप ये बोलोगे, धर्म ग्रंथ का उच्चारण करोगे, तो आपकी जीभ को काट लिया जाएगा। अगर आप वेद का वाक्य सुनेंगे तो आपके कान में पिघला हुआ सीसा डाल दिया जाएगा। अगर आज के संदर्भ में कहूँ तो कहेंगे, भाई हम ऐसी परिस्थिति लाएंगे जिसमें आपको आत्महत्या करनी पड़ेगी। ऐसे माहौल में ज्योतिराव फुले दलितों को कहते हैं कि आप धर्म ग्रंथों के चक्कर में मत पड़ो, आधुनिक विद्या को स्वीकार करो। और उस आधुनिक विद्या के लिए उन्होंने दलितों के लिए स्कूल खुलवाए। और उसी के साथ सामाजिक आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण काम चालू होता है। और शिक्षा जो हमारे उद्धार का एक मार्ग है, उसको ज्योतिराव फुले यहाँ प्रस्थापित करते हैं। इसीलिए डॉक्टर आम्बेडकर उनको तीसरा गुरु मानते हैं। और
ये काम आसान नहीं होता, शिक्षा का काम दलितों के लिए आसान नहीं होता। आज ये बात पूरी पीड़ा के साथ मुझे फिर से समझ में आ रही है। जब ज्योतिराव जी ने दलितों के लिए स्कूल खोले तो ये काम आसान नहीं था। इनके विरोध में सब वो तत्व खड़े हो गए जो जमींदारी थे, जो ब्राह्मणवादी थे। उन तत्वों ने कहा ये दलितों के लिए शिक्षा ये तो बहुत घोर अपराध है, दिस इज अ बिग क्राइम टू हैव एजुकेशन अमंग्स द दलित्स। रोकने की कोशिश की और जब नहीं रोक पाए तो उन्होंने एक अफवाह उड़ाई। आपको पता होगा कि अफवाह में बहुत पावर होता है। कई बार अफवाहों के कारण दंगे भी होते हैं, और एक आपको बात पता होगी, अफवाहों के कारण कई बार गणपति की मूर्ति दूध भी पीने लगती है। ये भी याद बात नहीं थी। खैर, अफवाह क्या फैलाई गई? अफवाह फैलाई गई, मराठी में ही कहता हूं, ये मराठी का ही एक अफवाह थे। क्या कहा गया? कलयुग आले, कलयुग आले, शिक्षा गेली शूद्रा घरी। बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो मैं पूछ लेता हूं, कलयुग कौन सा युग है जिसमें स्त्री और दलित के लिए शिक्षा की संभावना, पोटेंशियल है? एम आई राइट? सतयुग कौन सा है? सतयुग, जिसमें दलित और स्त्री को शिक्षा की संभावना नहीं थी, वर्जित थी। तो एक सवाल थोड़ा पूछ लेता हूं, आपको सतयुग चाहिए या कलयुग चाहिए? मैं इसका जवाब आप पे छोड़ देता हूं। एनीवे, ज्योतिराव फुले के साथ साथ अगर हम सावित्रीबाई फुले की याद नहीं करेंगे तो हमारी चर्चा अधूरी रहेगी, और ये राष्ट्र निर्माण में एक महत्वपूर्ण पिलर है। सावित्रीबाई ने अपनी सहेली फातिमा शेख के साथ मिलकर लड़कियों के लिए स्कूल खोले। अब लड़कियों के लिए स्कूल खोले, ये तो और बड़ा अपराध। दलितों के लिए स्कूल खोलना अपराध, तो लड़कियों के लिए स्कूल खोलना कितना बड़ा अपराध होगा। अब वही बात हुई, लड़कियों के स्कूल के साथ भी सावित्रीबाई पर पत्थर, कीचड़, गोबर फेंका गया, पर वो महिला बहादुर थी, डरी नहीं, अपने काम में लगी रही। फिर आखिर में वही तरीका आया कि भाई लड़कियों की शिक्षा को रोकना है तो अफवाह उड़ाओ। अफवाह, क्या अफवाह आई? अफवाह इतनी मजेदार थी, आप थोड़ा सुनिएगा, पर डरिएगा मत। खासतौर से जो महिलाएं हैं, स्त्रियां हैं, डरिएगा मत। मैं उसका काउंटर एंटीडोट आपको बता दूंगा, वो मेरे रूप में जिंदा खड़ा है। क्या अफवाह उड़ाई गई? अरे बोले जो लड़कियां पढ़ लिख लेंगी वो जल्दी विधवा हो जाएंगी। हेलो, डोंट वरी, मेरी पत्नी बहुत पढ़ी लिखी, एमबीबीएस डॉक्टर, यही नागपुर मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस डॉक्टर, 40 साल से मुझे टॉलरेट कर रही है, इस मिनट तक विधवा नहीं हुई, आगे का मुझे पता नहीं। ये जो यात्रा चालू हुई स्त्रियों की शिक्षा, और इसी के साथ आते हैं अंबेडकर। वो देखते हैं कि समाज में उस समय भी छुआछूत है, समाज में जितना अधिकार दलितों को मिलना चाहिए वो नहीं मिला। इसलिए आप सबको तो पता ही होगा, पता नहीं है तो उसको गहराई से अध्ययन करना चाहिए। चौबदार तालाब का आंदोलन, महाड़ का, कालाराम मंदिर का आंदोलन, नासिक का, और उसके साथ उनकी पूरी कोशिश कि दलितों को आर्मी में जगह मिले, शिक्षा में जगह मिले, नौकरियों में जगह मिले, ये उनके आंदोलन का बहुत बड़ा भाग था। अब उन्होंने जो बातें कही, वो उनका जो प्रभाव है वो प्रभाव बहुत गहरा था, और वो प्रभाव एक तौर से उन्होंने पूरी व्यवस्था की छानबीन की, पूरे इतिहास को समझने की कोशिश की, आधुनिक समाज को समझने की कोशिश की। और एक जो बात मुझे सबसे आश्चर्यजनक लगती है, आज़ादी के आंदोलन में जितने भी लीडर हुए, उन लीडर्स में जिन लोगों को शिक्षा का प्रावधान वर्जित था, वही व्यक्ति सबसे ज्यादा डिग्रियां प्राप्त करने में सफल हुआ। इस बात को याद रखिए। और ये डिग्रियां केवल डिग्रियां नहीं थी, इसी के साथ पूरा ज्ञान था। एक एक चीज का उन्होंने अध्ययन किया, और उन्होंने आजादी के आंदोलन के साथ इस बात पे भी जोर दिया कि राष्ट्र की कल्पना क्या है। तो कहते हैं, जैसे मैं बता रहा था, एक तरफ उभरता हुआ राष्ट्र जहां भारतीय राष्ट्र, इंडियन नेशन की बात करते हैं, और दूसरी तरफ डूबते हुए वर्ग के लोगों की तरफ से हिंदू राष्ट्र की बात। अब ये हिंदू राष्ट्र की बात जो आई उसको थोड़ा देख लें, और फिर हम देखेंगे कि अंबेडकर जी ने कितनी गहराई से धर्म के नाम के राष्ट्रवाद का विरोध किया। तो हिंदू राष्ट्रवाद की कल्पना जो आई वो करीब 1890 के बीच से शुरू होती है। कहां से शुरू होती है? जैसे मैंने बताया, एक तरफ उद्योगपति ऊपर आते हैं, शिक्षित लोग ऊपर आते हैं, मजदूर लोग ऊपर आते हैं, तो जमींदारों को डर लगता है। उन्हें डर लगता है कि अब हमारी शक्ति का क्या होगा, और सोशल हेजेमनी, व्हाट विल हैपन टू दैट।
जब उनको अपनी शक्ति के बारे में डर लगता है तब ये नहीं कहते कि हम संकट में हैं, एक्चुअली उनका अस्तित्व संकट में है, उनकी विचारधारा संकट में है, पर बड़ी चालाकी से वो कह देते हैं कि हमारा धर्म संकट में है। इसलिए मुस्लिम लीग के लोग कहते हैं हमारा धर्म इस्लाम संकट में है, और हिंदू धर्म वाले जमींदार और ये लोग कहते हैं हिंदू धर्म संकट में है। ये बात बड़ी गहराई से सोच लीजिए। इधर के लोग धर्म के नाम का जो राष्ट्रवाद करते हैं, वास्तव में वो अपने पुराने मूल्यों को जिंदा रखने के लिए एक नई व्यवस्था को नए प्रकार से जिंदा रखने की कोशिश करते हैं। तो हिंदू राष्ट्र, एक तरफ मुस्लिम राष्ट्रवाद के बारे में मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, केवल इतना कहूंगा कि डॉक्टर अंबेडकर अपनी किताब पार्टीशन ऑफ इंडिया, थॉट्स ऑन पाकिस्तान के रिवाइज्ड एडिशन में लिखते हैं कि पाकिस्तान का बनना पूरे भारत के लिए एक बहुत बड़ी शोकांतिका होगा। इट विल बी बिग ट्रेजेडी फॉर अस। क्यों ट्रेजेडी होगी? क्योंकि पाकिस्तान के बनने से हिंदू राष्ट्र के बनने की कल्पना ज्यादा मजबूत हो जाएगी और दलितों के लिए हिंदू राष्ट्र से और ज्यादा खतरनाक चीज कोई नहीं हो सकती। अब इसमें फर्क क्या होता है? फर्क, इंडियन नेशनलिज्म हमारा आधार क्यों है, दलितों की मुक्ति का मार्ग क्यों है, स्त्रियों की मुक्ति का मार्ग क्यों है, ये अगर हमें समझना हो तो हम 3 प्रकार के राष्ट्रवाद की कल्पना को यहां थोड़ा सा देख लें। और इसमें अंबेडकर भारतीय राष्ट्रवाद की कल्पना के एक महत्वपूर्ण पिलर हैं, ये बात भी समझ लीजिए। तो भारतीय राष्ट्रवाद क्या कहता है? भारतीय राष्ट्रवाद कहता है इंडिया इज ए नेशन इन द मेकिंग। तो जैसे मैंने क्लियर किया, पहले जो समाज थे उससे अलग होकर एक इंडस्ट्रियल सोसाइटी में, औद्योगिक समाज में हमारे उत्पादन के संबंध बदल रहे हैं, और राजा के समय हम जो प्रजा होते थे, प्रजा के बदले हम नागरिक बन रहे हैं। तो इट्स ए ट्रांजिशन फ्रॉम सब्जेक्ट ऑफ द किंग टू द सिटीजन इन ए फ्री डेमोक्रेसी। ये दिस इज आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट रिवोल्यूशनरी स्टेप इन द मॉडर्न टाइम्स। ये एक बहुत बड़ी क्रांति है, प्रजा के साइकोलॉजी से उठकर एक नागरिक सिटीजन की साइकोलॉजी में आना, ये यहां आता है। अब मुस्लिम लीग ने मुस्लिम राष्ट्र की बात की, उन्होंने अपने विचारों को जोड़ा मोहम्मद बिन कासिम से, जो पहला मुसलमान राजा था जिसने सिंध पर आक्रमण करके एक राज्य स्थापित किया था। ये राज्य मुस्लिम नहीं था, ये राज्य हिंदू नहीं था, ये राजाशाही थी। राजाशाही में तो खैर मुस्लिम लीग के लोगों ने कहा, जब से मोहम्मद बिन कासिम ने 7वीं शताब्दी में सिंध पे आक्रमण करके एक राज्य स्थापित किया, तब से हम एक मुस्लिम राष्ट्र हैं। तो मैं आपसे मन में सवाल कीजिए, तो मुस्लिम लीग अपनी पहचान राजा से ले रही है या नागरिक से ले रही है? राजा से ले रही है। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ सिटीजनशिप। अब जब ये लोग अपनी पहचान राजा से ले रहे हैं तो उसी प्रकार के संबंधों के आधार पे मुस्लिम लीग चलती है। अब इसके जवाब में हिंदू महासभा आरएसएस ने कहा, आप मुस्लिम लीग वाले 1100 साल से एक राष्ट्र हैं, हम हिंदू लोग तो 5000, 8000, 20,000, क्या पता अनादिकाल से एक हिंदू राष्ट्र के रूप में यहां हैं। इससे खतरनाक फॉर्मूला और कोई नहीं हो सकता। ये मैं इसलिए कहना चाहता हूं, कई बार मेरे मन में सवाल उठता है, क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत सब चीजें पढ़ी हुई हैं, थोड़ा। अब मुझे ये भी पता है कि अनादिकाल पृथ्वी के बनने के पहले से शुरू होता है कि बाद में शुरू होता है, ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल ये होता है कि आपको पता होगा आजकल एक डिबेट चल रहा है कि दुनिया की सबसे प्रभावशाली किताब कौन सी है, और एक यूरोप में एक प्रभावशाली किताब आई थी, वो जो चार्ल्स डार्विन की थी, जिसका नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज आप में से कईयों ने पढ़ी होगी, जिसे खासतौर से बायोलॉजी में होते होंगे। तो आपको पता होगा मनुष्य का पूर्वज कौन था? वो जो झाड़ पे रहता था, मस्त रहता था ना, कोई टेंशन नहीं, कपड़े पहनने का टेंशन नहीं, बोरिंग लेक्चर सुनने का टेंशन नहीं। अब वो उसको हम राष्ट्र कह सकते हैं क्या? ये सब बड़े सवाल हैं जो वो बड़े बड़े अपने शाखाएं चलाते हैं, उनसे कई बार हमको पूछना पड़ेगा कि राष्ट्र कब बनता है। पहले मनुष्य शिकारी अवस्था में था, शिकार करता था, जानवरों का शिकार करता था, वो उसके भोजन का मुख्य साधन था। उसके बाद पशुपालक अवस्था आई, मनुष्य जानवरों को पालता था, दूध पीता था, मांस खाता था, वगैरह वगैरह। उसके बाद कृषि समाज आया, खेती करता था, और कृषि समाज के बाद आया औद्योगिक समाज। जैसे समाज बदलता है, समाज के मूल्य बदलते हैं। और पुराने समाज में जैसे पहले ट्राइब्स थे,
पशुपालक समाज में अलग प्रकार का संगठन था, खेतीचाली समाज में ज्यादातर राजाशाही थी, और औद्योगिक क्रांति के आने के बाद डेमोक्रेसी की स्थापना हुई। तो आज हमको कौन सा समाज चाहिए? जब हम कहते हैं हमको एक हिंदू राष्ट्र चाहिए या मुस्लिम राष्ट्र चाहिए या क्रिश्चियन राष्ट्र चाहिए, ये हमको पुराने समाज में ले जाने की कोशिश है। और पुराने समाज की जब हम बात करते हैं तो पुराने समाज से मतलब आता है उस तरह के सामाजिक संबंध। तो भारत में आधुनिक भारत बनने के साथ दो प्रकार के संबंध मुख्य रूप से बदले। एक तो वर्ण व्यवस्था का संबंध बदलने की कोशिश हो रही है। आज भी जाति व्यवस्था में पूरी बराबरी नहीं आई। अंबेडकर जी का जो सपना था एक जाति विमुक्त समाज, आज उसके ऊपर पूरा प्रहार किया जा रहा है और यह बताया जा रहा है कि अनादिकाल से यहां एक सुख चैन था, कोई समस्या नहीं थी। समस्या अगर हिंदू राष्ट्र हम बना लेंगे तो हमारी सब समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। ये एक जो प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की जा रही है, ये मेरे ख्याल से अंबेडकर जी के विचारों का सबसे बड़ा विरोध एक छुपे तौर पर किया जा रहा है। क्या स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार था? क्या स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार था? क्या स्त्रियों के पास शक्ति थी? तीनों चीजें नहीं थी। तो ये समाज जो था उसमें एक तरफ से दलितों का शोषण, स्त्रियों की गुलामी, ये इसलिए था। और उसी के साथ आप ये भी देखिए, स्त्री को स्वयं पुरुष की संपत्ति माना जाता था। दुर्भाग्य रूप से मुझे कहना पड़ता है कि आज भी हमारे गांव में कई जगहों पर स्त्रियां जो है अपने पति को मालिक कह के संबोधित करते हैं। गुजरात में धनी, बंगाल में स्वामी, इस प्रकार का जो संबोधन है वो एक प्रकार के सामाजिक संबंधों को बताता है। तो राष्ट्र से मेरा मतलब क्या है? राष्ट्र से मेरा मतलब पहला है आधुनिक उत्पादन का तरीका, द इंडस्ट्रियल मोड ऑफ प्रोडक्शन। नंबर 2, डेमोक्रेटिक वैल्यूज ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। और इसमें देखिए कि जो अंबेडकर जी एक जगह मनुस्मृति को जलाते हैं, वही अंबेडकर बाद में जाकर भारतीय संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बनते हैं। और ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में वो 3 मूल्यों पर जोर देते हैं: स्वतंत्रता, समता, बंधुता और सामाजिक न्याय। और जो लोग इसके खिलाफ में हैं, आपको ये बात बता दूं, जब संविधान सभा की कमेटी मीटिंग हो रही थी तब यही हिंदू धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले कह रहे थे हमें नए संविधान की क्या जरूरत है। कल किस प्रकार से चालाकी से वो बात करेंगे, इसके लिए आप याद रखिए इनके पूरे इतिहास में है नए संविधान के मूल्यों का विरोध करना। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि भाई नए संविधान की जरूरत क्या है, हमारे पास तो ऑलरेडी एक संविधान मौजूद है। कौन सा संविधान है वो? मनुस्मृति का संविधान, ये उन्होंने कहा। और इसी के लिए उन्होंने बहुत जोर किया। इसी के साथ याद कीजिए डॉक्टर अंबेडकर ने सामाजिक बराबरी के लिए, जो हमारे सामाजिक व्यवस्था का, लोकशाही का एक भाग है, उन्होंने हिंदू कोड बिल बनाया। और हिंदू कोड का बिल का विरोध पूरे उन लोगों से हुआ जो रूलिंग पार्टी के अंदर भी थे और खास तौर से जो हिंदू धर्म के नाम पे राजनीति करते थे, उन्होंने भी हिंदू कोड बिल का विरोध किया, क्योंकि हिंदू कोड बिल महिलाओं की बराबरी की बात करता था। और महिलाओं की बराबरी ये भी अंबेडकर के लिए उतनी भी प्रिय थी जितनी कि दलितों की बराबरी। याद रखिए, दलितों की बराबरी तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक महिलाएं भी बराबरी का दर्जा प्राप्त करें। ये दोनों चीजें समाज में साथ साथ चलती हैं। और आज जो राजनीति चल रही है, पिछले 18 महीने से ये राजनीति ने ज्यादा खतरनाक मोड़ ले लिया है। और ये उन मूल्यों को सामना रखना चाहते हैं जो हमारे समता के मूल्यों के पूरे पूरे विरोध में हैं। पहले तो छुपे रूप से जो भी इन लोगों का विरोध करे उसका पूरा उनको राष्ट्र विरोधी बताया जा रहा है। अभी आपको याद होगा, देश में एक और चीज है कि तार्किक साइंटिफिक सोच। मैंने जितना अध्ययन किया, चारवाक, गौतम बुद्ध, ज्योतिराव फुले, अंबेडकर, पेरियार रामास्वामी नायकर, ये सब लोगों ने वैज्ञानिक सोच के सहारा दिया। अंधविश्वास के विचारों का इन्होंने पूरा विरोध किया। और आज पिछले 2 साल के अंदर अंधविश्वास के काम करने वाले कितने हमारे इंटेलेक्चुअल्स की हत्या हुई, तो वो दाभोलकर हों, पानसरे हों या कलबुर्गी हों, जिन्होंने भी तार्किक सोच के आधार पर समाज को चलाना चाहते हैं, उनकी हत्याएं की जा रही हैं। ये क्यों हो रहा है?
क्योंकि आपको पता होगा आज समाज में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री खुल गई है, और वो इंडस्ट्री है उन गुरुओं की जो हमको कुछ कुछ सिखाते रहते हैं, कुछ हमको वो दवाइयाँ कुछ बेचते हैं। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। आजकल तो वो नूडल्स तक बेचने लग गए हैं, और वो केवल एक नहीं है, हजारों हैं ऐसे। आपने कुछ उन लोगों का भी नाम सुना होगा जो भगवे कपड़े पहनते हैं, उनके ऊपर कितने कितने गंभीर आरोप हैं। कोई जेल के अंदर है, कोई जेल के बाहर है, और उनकी संपत्ति का अंपायर कितना बड़ा है ये भी आप देख लीजिए। मैं आपको याद होगा 5-6 साल 7-8 साल पहले एक भगवान की मृत्यु हो गई थी, आपको याद है क्या? भगवान सत्य साईं। मेरी हैरानी हुई, मुझे लगा भगवान को पैसे की क्या जरूरत, पर पता चला भगवान सत्य साईं का 40,000 करोड़ का एम्पायर है, और जो बाकी संत वगैरह घूमते रहते हैं उनकी संपत्ति का अगर कभी आप हिसाब लगाएंगे तो उसका कोई अंदाजा नहीं है। और ये पूरा पूरा 2 आधार पे किया जा रहा है, एक मनुस्मृति के मूल्यों को मजबूत करने के लिए, और दूसरा उसी के साथ अंधविश्वास को प्रमोट करने के लिए। समाज के परिवर्तन के वाले सब लोग ये अंधविश्वास के खिलाफ खड़े रहते हैं, और ये अंधविश्वास के खड़े रहकर साइंटिफिक टेम्पर, वैज्ञानिक सोच, इन सब चीजों का सहारा देते हैं। तो आज इन दोनों चीजों का भी संपर्क, एक प्रकार का संघर्ष चालू है। एक प्रकार से साइंटिफिक टेम्पर, रैशनल थिंकिंग, और दूसरे प्रकार से अंधविश्वास को बढ़ावा देना, उस प्रकार के सोच को बढ़ावा देना जो समाज में फ्री थिंकिंग के खिलाफ में है। इसीलिए इनटॉलरेंस हम जो कहते हैं, इनटॉलरेंस हुआ, लोगों की हत्या हुई। लोगों की हत्या इतना एक सीमा के बाहर आ गया कि कलबुर्गी जैसे लोग, इतने बड़े प्रोफेसर, पानसरे जैसे इतने सामाजिक कार्यकर्ता, दाभोलकर जैसे व्यक्ति जो अंधविश्वास के काम कर रहे थे, खिलाफ काम कर रहे थे, उनकी हत्या हुई। फिर अब इसी आधार पे खाने पीने के बारे में भी बड़ा चक्कर चल रहा है। ये भी हमारे राष्ट्र की एक बड़ी समस्या है। क्या खाया जाए, क्या नहीं खाया जाए, इसका फैसला किसने करना चाहिए। तो इसके लिए भी मैंने अंबेडकर जी का भी अध्ययन किया। आपको पता होगा कई लोगों की हत्या कर दी गई कि भाई उसके घर में गाय का मांस था। ट्रेन में एक पति पत्नी जा रहे थे, उनके टिफिन को खोला गया, अरे भाई तुम बीफ खाते होगे, और उनकी वहीं धुलाई कर दी गई। अब ये जो बीफ का मामला है एक स्वतंत्र समाज के लिए बहुत दुखदाई मामला है। हमारे में से ही कुछ लोगों को बड़ा रेडिकलिज्म आता है और ये बताने की कोशिश करते हैं कि अंबेडकर जी का कोई असली दुश्मन था तो वो थे महात्मा गांधी। मुझे गलत मत समझिए, मैं अपने आदर्श के रूप में भगत सिंह और अंबेडकर को देखता हूं। आई मीन इट। इस राष्ट्र की आधारशिला रखने में अंबेडकर जी ने एक तरफ से सामाजिक समता, अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष रूप से स्त्रियों के अधिकार, और ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारी आज़ादी का एक बहुत सॉलिड पिलर है जिसको हमको संभाल के रखना है। और इस पिलर को जो तोड़ना चाहते हैं वो आज बहुत सशक्त हो गए हैं। मैंने इशारों से बात की है, आप समझ जाएंगे कि मेरा इशारा किस तरफ है। खास तौर से जो लोग भी मंदिर की राजनीति करना चाहते हैं, खाने पीने के नाम पे राजनीति करना चाहते हैं, वो हमारे असली मुद्दों से, जो रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी, सामाजिक न्याय का है, उसकी तरफ से हमारा ध्यान हटाना चाहते हैं। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप अपने इस महोत्सव में अंबेडकर जी के विचारों को एक महत्व दे रहे हैं। और उस महत्व का जरूरी इसलिए है कि आज दलित राजनीति के अंदर भी बहुत सारे प्रवाह हैं। मैनी स्ट्रीम्स विद इन दलित पॉलिटिक्स, कई प्रवाहों ने इसमें एक योगदान दिया है कि हमारा समाज आगे कैसे बढ़े। कई प्रवाह भटक भी गए हैं। यही अंबेडकर जी ने जब देखा कि पहले उन्होंने व्यवस्था के अंदर ही रहकर सुधार करने की कोशिश की, बाद में पता चला ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था इतनी मजबूत है कि इसको तोड़ना असंभव है। इसीलिए उन्होंने पूरे अध्ययन के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ धर्म के नैतिकता का अध्ययन करके वो एक निष्कर्ष पर आए। और 20 साल के अपने अध्ययन के बाद उन्होंने इसी जगह पर अपने अनुयायियों के साथ बुद्ध धर्म को स्वीकार किया। और बुद्ध धर्म को स्वीकार इसलिए किया क्योंकि ये समता मूलक सिद्धांत है, और इसी समता के आधार पे हमें अपनी राजनीति को ले जाने की जरूरत है। तो आज हमने करना क्या चाहिए, सवाल ये आता है। हम चर्चा बहुत करेंगे, पर अंत में हमें करना क्या चाहिए। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, आज हमारी राजनीति, सामाजिक परिवर्तन की राजनीति को
सबसे बड़ा भटकाव ये आ रहा है कि जो धर्म के नाम पे, हिंदू धर्म के नाम पे ब्राह्मणवादी मूल्यों को सामने लाना चाहते हैं, छुपे रूप से राजनीति कर रहे हैं, उनकी राजनीति को समझकर एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। अंबेडकर के विचारों को अपना बताना ये दूसरा खतरनाक बात है कि अंबेडकर मुसलमानों के दुश्मन थे, ऐसी बात प्रचारित की जा रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपने अंबेडकर जी के विचारों को पढ़ा होगा या पढ़िए, तो आपको पता चलेगा कि भारत के 80% मुसलमान यहाँ के दलितों से आए हुए हैं। याद रखिए, इस्लाम यहाँ तलवार की नोक पर नहीं फैला। मैं यहाँ स्वामी विवेकानंद जी को कोट करूंगा। स्वामी विवेकानंद अपनी संकलित रचनाएं खंड 8 पृष्ठ 330 में लिखते हैं, ये कहना बिल्कुल गलत है कि इस्लाम यहाँ तलवार की नोक पर फैला। यहाँ के शूद्रों ने, यहाँ के अछूतों ने वर्ण व्यवस्था के अत्याचार से बचने के लिए इस्लाम धर्म को कबूल किया। तो याद रखिए, आज जो हेट्रेड फॉर मुस्लिम्स फैलाई जा रही है, उससे हमारा बहुत बड़ा नुकसान है। दे आर ए पार्ट ऑफ द एक्सप्लॉइटेड सोसाइटी लाइक अस। जैसे दलित शोषित रहे हैं, वैसे मुसलमानों का बड़ा तबका हैज बीन ए वेरी एक्सप्लॉइटेड लॉट। और उसी राजनीति के आधार पे, धर्म के चक्कर में जो राजनीति चलती है, वो हमारे आंदोलन को कमजोर कर देती है। तो मुझे आजकल खुशी और ये होती है, अभी 2 महीने पहले मैं एक और शहर में गया था, वहाँ भी दलित नौजवानों ने जो नौकरी कर रहे हैं, सामने आ रहे हैं, अपने चंदे से इस प्रकार की लेक्चर सीरीज को ऑर्गेनाइज किया कि हम अंबेडकर जी के विचारों को समझें। वहाँ उनसे मैंने बड़ी चर्चा की। उन्होंने कहा, हमारी पूरी योजना है कि हम इनके सही विचारों को जनता तक ले जाना चाहते हैं, क्योंकि आज उनके विचारों को भ्रमित करके बताया जा रहा है। देयर इज ए बिग डील ऑफ मिसकंसेप्शन अबाउट व्हाट अंबेडकर स्टूड फॉर। तो आज हमारी जिम्मेदारी है, खासतौर से वो लोग जो अंबेडकर की आरक्षण की नीतियों के कारण, पूरे लीडरशिप के कारण समाज में ऊपर आ सके हैं। तो आप ये कर रहे हैं, मैं आपको कुछ नई बात नहीं बता रहा, पर उसमें जो दिशा होना चाहिए, वो जो 3 शब्द अंबेडकर जी के थे, शिका लर्न, संगठित वहा ऑर्गेनाइज एंड संघर्ष करा। लर्न, स्ट्रगल, ऑर्गेनाइज, ये 3 फॉर्मूले के आधार पे हमें अपनी राजनीति को ले जाना चाहिए। और अंबेडकर जी के सही विचारों को प्रचारित करने के लिए हम जितना करेंगे उतना कम है, क्योंकि आज जो उन विचारों का असली दुश्मन है, वो है ब्राह्मणवाद की राजनीति नए रूप में। और वो आज इतने भयंकर रूप में आ रही है कि अंबेडकर यूनिवर्सिटी में जाके लोग बड़ी हिम्मत से भाषण देते हैं और अंबेडकर जयंती मनाते हैं। शायद आप जितना नहीं खर्चा कर सकते, उससे ज़्यादा खर्चा वो अंबेडकर जयंती पे करेंगे। तो ये वार्निंग के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए ये बात कहना चाहता हूँ, अपनी कोशिश को जारी रखिए, विचारों को गहराई दीजिए और अंबेडकर जी की प्रेरणा के साथ समाज के परिवर्तन की प्रक्रिया को एक मजबूती दीजिए। यही अंबेडकर जी को असली श्रद्धांजलि होगी। थैंक यू वेरी मच।